आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को एक वादा किया था कि भाई हम आपके यहाँ पर सपोर्ट में रहेंगे, और युति टूट भी गई तो आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने अपने अल्फाज की कीमत को बरकरार रखा और उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया। मजलिस ने आज तक पहल की है ऐसी। दोस्ती का बदला दोस्ती होना चाहिए, मोहब्बत का बदला मोहब्बत होना चाहिए, एक तरफा ताल्लुकात नहीं टिकते हैं। हिंदू जो है वो एक होकर बीजेपी या सेना की सीट चुनकर लाता है, या सेना बीजेपी युति की सीट चुनकर लाता है। लेकिन एक बार हमने एक मुद्दा खड़ा किया था। आप बताइए, इम्तियाज जलील साहब को हिंदुओं के वोट नहीं मिले? इम्तियाज जलील साहब को गैर मुस्लिम के वोट नहीं मिले? मिले हैं। क्यों मिले हैं? वंचित के साथ आने से मिले। वंचित और मुसलमान एक होंगे। हम एमआईएम पार्टी से क्यों जोड़ रहे हो आप? मुसलमानों की मक्तेदारी नहीं है ना। मजलिस जो है वो भारत के पूरे मुसलमानों की या पूरे मुसलमानों के अकेले मुसलमानों की पार्टी हो ही नहीं सकती ना। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं एक ऐसे प्रवक्ता के साथ मौजूद है, जब जब बोलते हैं खरी खरी बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं। बड़े नेता बड़े सवाल। मेरे साथ रियाज अंसारी साहब, एसडीएम चैनल के संपादक, मैं अल्ताफ हुसैन औरंगाबाद अपडेट सब एडिटर, और फारूक अहमद साहब जो नांदेड़ से बिलोंग करते हैं, प्रवक्ता है वंचित बहुजन अघाड़ी के। अब इनसे हम औरंगाबाद की चर्चा हो, नांदेड़ की हो, बड़े नेता है, बड़े सवाल करेंगे, बड़ी इनसे बात करेंगे कि क्या आखिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो आज मोर्चा रखा गया, उसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी के ताल्लुक से जितने भी सवालात है, एमआईएम हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, जितनी पार्टियां काम कर रहे हैं, प्रवक्ता से बात करने के बाद पता यह चलेगा कि क्या आखिर इस पार्टियों के साथ में वंचित आने वाले वक्तों में जुड़ेगी, या फिर वंचित अपना खुद ही एक अलग मकाम बनाएगी, एक अलग सोच के साथ में वंचित बहुजन अघाड़ी मार्केट में उतरेगी। हमारे साथ मौजूद फारूक अहमद साहब। सर, इससे पहले हमने देखा है कि मीडिया के ज़राए से असद अली साहब ने एक बयान आया था कि वंचित हमारे से दूर इसलिए हुई, उनकी अपनी गलतफहमी थी या उनकी अनापरस्ती थी या जो भी थी, ऐसा उनका बयान आया था। तो क्या माना जाए कि यह आपने ही उस इत्तेहाद को तोड़ा था या एमआईएम की तरफ से कुछ गलतफहमी हुई थी? नहीं, अगर ऐसा बयान आया है तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अफसोसनाक बयान है, दर्दनाक है, क्योंकि यह जो मामला था, ये जो युति थी, ये महज दो पार्टियों के बीच में युति नहीं थी, एक दो बड़े ऐसे तबकों के बीच में थी, दो बड़े ऐसे समाज के बीच में थी, जिन समाजों को हुकूमत से, सत्ता से, हर मौके से, हर संधि से, हर अपॉर्चुनिटी से वंचित कर दिया गया। ऐसे दो समाज के इत्तेहाद के ताल्लुक से अगर ऐसी बात उन्होंने कही है तो मुझे लगता है कि बड़ी अफसोसनाक बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हम बड़ा एहतराम करते हैं, और वो भी एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब का बड़ा एहतराम करते हैं, वो उनको बड़ा भाई मानते हैं, और हम समझते हैं कि ये दोनों भाइयों के अंदर की जो मिठास थी वो महाराष्ट्र के सियासी मुस्तकबिल को तब्दील करने में, परिवर्तन करने के अंदर बड़ी कारगर साबित हो रही थी, और उसका नमूना औरंगाबाद की आवाम ने खुद उसका फ़ायदा भी लिया है। उसका इस्तेफ़ायदा जितना औरंगाबाद को मिला है, यही उम्मीद पूरे महाराष्ट्र को भी थी, और इस इत्तेहाद को बरकरार रहना चाहिए था। लेकिन जैसा आपने कहा कि उनकी तरफ से या एमआईएम की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि वो इत्तेहाद को हमने तोड़ा है, तो मुझे लगता है कि जब भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बयान दिया होगा, उनके अगल या बगल में एमपी इम्तियाज़ जलील भी होंगे ना, अगल बगल में। अगर अगल बगल में इम्तियाज़ जलील साहब थे तो मीडिया ने उनसे पूछना चाहिए था कि ये इत्तेहाद टूटा क्यों और कैसे टूटा है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि उन्होंने अब तक जितनी भी बातें एक तरफ़ा औरंगाबाद के आवाम को बताई है इत्तेहाद टूटने को लेकर, वो एक तरफ़ा है, और एक तरफ़ा बयान जो होता है वो अपने आप को बचाकर हर कोई करता है, और हम भी कोई इल्ज़ाम वगैरह पे नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमने, लेकिन हम अभी इम्तियाज़ साहब से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि उन्होंने आवाम को ये हकीकत बयां करनी चाहिए कि क्यों टूटा है इत्तेहाद, और अगर वो अपना एक तरफ़ा नहीं करना चाहते हैं तो हम उनको बिल्कुल चैलेंज करते हैं कि आए हमारे साथ मंच में बैठे, और वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से मैं इस सवाल का सामना करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ, और मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ कि आए बैठे, हम इस बात का जवाब देंगे। वंचित कह रही हैं कि हमारी तरफ से नहीं टूटा है, तो क्या आखिर ऐसा हो सकता है कि वंचित अगर जाकर फिर से एमआईएम से अगर मिलती है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एमआईएम आना चाहिए, एमआईएम कहती है कि वंचित आना चाहिए, तो क्या आने वाले वक्तों में ऐसा है कि आप किसी पार्टी के साथ में आप गठबंधन करेंगे? सर देखिए, कोई भी एक जब मामला हो जाता है और बात टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की आती है, तो इसमें एक इंसाफ का तकाजा होता है,
कि जो पहले निकल कर जाता है उसने ही पहल करनी चाहिए वापसी की। ये तो इंसाफ का तकाजा है। तो हम ये बात बिल्कुल साबित कर सकते हैं, और ये साबित है कि पहली डिक्लेरेशन कि हम वंचित बहुजन आघाड़ी से बाहर हुए, ऐसी इम्तियाज़ जलील साहब के उस एमपी पोस्ट के लेटर पैड पे से दी गई जो एमपी पोस्ट उनको वंचित और एमआईएम के इत्तेहाद से मिली थी। वही लेटर पैड के ऊपर डिक्लेरेशन हुआ, और विदाउट डायलॉग कि हम वंचित से बाहर आ रहे हैं, ऐसी कोई इंटीमेशन ना अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को ना पार्टी के किसी जिम्मेदार को दी गई। और एक तरफा उन्होंने एक लेटर इशू किया और शाम में एक मीटिंग ली और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अनाउंस किया कि हम वंचित से बाहर हो गए हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इंसाफ का तकाजा क्या है कि जिन्होंने रिश्ते को तोड़ने में पहल की थी वो रिश्ते को जोड़ने में पहल करे। बावजूद उसके मैं औरंगाबाद की आवाम को ये बात याद दिलाऊं कि ये इत्तेहाद टूट गया था ना, विधानसभा के चुनाव ख़त्म हो गए, उसके एक साल बाद जब बिहार के इलेक्शन आए थे, बिहार इलेक्शन में अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक वीडियो अपील किए थे, और वो वीडियो अपील किए थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से, और कहा था कि हमने जो विधानसभा में ख्वाब देखा वो किन्हीं वजह से पूरा नहीं हो पाया। लेकिन चलिए, बिहार एक ऐसी जगह है जहां तमाम वंचित तबके और माइनॉरिटी एक साथ आते हैं, तो इनकी आबादी 40% होती है, और हम 40% आबादी बीजेपी को रोकने के लिए बिहार में कारगर साबित हो सकते हैं। क्यों ना हम महाराष्ट्र में क्या अधूरा ख्वाब बिहार में पूरा करें। ऐसी वीडियो अपील एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने जारी करने के बाद उस अपील को रिस्पांस नहीं आया। ये तो मुझे दादा दादी की कहानियाँ, नाना नानी की कहानियों के जैसे लग रहा है कि कौन सी सीट के लिए युति टूटी, कौन सी सीट वंचित नहीं देना चाह रही थी, या कौन सी सीट पे इम्तियाज़ जलील साहब ने या एमआईएम ने दावा किया। ऐसी कोई बातें नहीं थी। कुल सीटों को लेकर बंटवारे का मामला था, उसमें 100 सीटें मांगी गई थी, और वो 100 सीटें देने के मांगने के पीछे क्या नज़रिया है वो इम्तियाज़ साहब को पता। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमआईएम को साथ में लेने का जो बेसिक रीज़न था वो मुसलमानों का पॉलिटिकलाइजेशन होना चाहिए। मुसलमानों के जो मौके, जो अपॉर्चुनिटी छीन ली गई है, सियासी मुस्तकबिल को छीन लिया गया है, वो उनको लौटाने के लिए क्या, और जो नीयत बाड़ा साहब की एमआईएम को साथ लेने की थी, वो नीयत का फल औरंगाबाद की आवाम भुगत रही है। सर, हम देखते हैं कि इस वक्त यूपी में चुनाव सर के ऊपर है और पूरे देश की निगाह आज यूपी के ऊपर है। तो क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में कुछ मतभेद भुलाकर, कुछ तलखियाँ भुलाकर वंचित बहुजन आघाड़ी एमआईएम एक मंच पे आए, एक ताकत के साथ अपनी एक जीत दर्ज कराए, एक अपना वजूद दर्ज कराए? देखिए, जब तक कोई भी पार्टी के लीडर्स को ये इस बात की कदर नहीं होती है कि कौन से तबके के साथ में हमको मुस्तकबिल बन सकता है, सियासी मुस्तकबिल, तो वो पार्टी के लीडरशिप को वो कोशिशें करनी पड़ती है। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने इनिशिएटिव का हाथ आगे बढ़ाकर एमआईएम को साथ में भी लिया। लोकसभा में हमारी एक भी सीट नहीं है, एमआईएम की सीट आई, बावजूद उसके विधानसभा में हमने डायलॉग में रखा था, लेकिन डायलॉग तोड़कर निकल गए। अब मुझे लगता है कि बाड़ा साहब ने बिहार इलेक्शन में पहल की थी, अब बैरिस्टर साहब ने अपने तौर पे पहल करे, आवाम की तवक्को है, और इंशाल्लाह इस पे चलेगा। वो पहल करे, वो कहते हैं कि वो पहल करे, तो आखिर कब तक चलेगा? क्योंकि देखिए, मुझे सबसे पहले तो मुझे क्या लगता है, देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि कोई भी पार्टी जो खड़ी होती है ना, वो अपने खुद के दम पर खड़ी होती है। किसी पार्टी के दम पर कोई पार्टी नहीं चलती है। तो उनको उनकी पार्टी में लगता है कि हम अपने खुद के दम पर एक मुस्तकबिल, एक अपना वजूद बना सकते हैं। हमको लगता है कि हम बना सकते हैं। हमारा ये कहना है कि हम वंचित घटकों के लिए, जैसे हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के वंचित समाज के लिए, वैसे माइनॉरिटी में मुसलमानों की भी वंचितों की हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो भी तबका हमारे लिए हमारे साथ आ रहा है। तो ऐसी है कि लोग जहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं उनके पीछे लाटों भी लाट जाते हैं। क्या वंचित उतना अपना वजूद बना पाएगी सर? नहीं, देखिए, हर एक लीडरशिप के अपने फॉलोअर होते हैं, और अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी पूरी लाट आती है, वहाँ पर भी भीड़ आती है। सवाल वो नहीं है, भीड़ के ऊपर से आप इलेक्शन के नतीजों को नहीं निकाल सकते हैं। राज ठाकरे के सभाओं में कम भीड़ नहीं होती है, लेकिन नतीजे क्या आते हैं आपने देखा हुआ। तो सवाल वो सभाओं के ऊपर से किसी भी पार्टी की आप ऊंची नहीं नाप सकते हैं। मुझे लगता है कि पार्टी के जो अज़ाइम है और आवाम के लिए जो तड़प है, वक्त लगता है। अब कांग्रेस कई साल पुरानी पार्टी है, भाजपा को कई साल लगे, हमारा काम चालू है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पार्टी के साथ में एमआईएम के हटकर किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए आप तैयार हैं? आप चाहते हैं कि भाई एमआईएम के साथ हमारा गठबंधन ना हो या किसी और पार्टी के साथ में? आप हर पार्टी अपने आप को बड़ा बनाना चाहती है, अपने आप को ताकतवर बनाना चाहती है। गठबंधन एक चुनावी मजबूरी होती है।
चुनाव के वक्त में जो तबका अपने साथ नहीं जुड़ा है, वो तबके की कोई संगठन, कोई पार्टी अगर है, उसको कुछ हिस्सेदारी देकर साथ में लेने का काम होता है। यानी एक दूसरे का टिफ़िन शेयर करने का मामला जो होता है, खाना पकाने के पहले का प्लान नहीं रहता है, वो खाते वक्त जो आ गया वो, लेकिन खाना बनाने के पहले हर कोई चाहता है अपना ही टिफ़िन मुकम्मल रहे, हर चीज़ मेरे टिफ़िन में मेरे लिए रहे, औरों को बांटने के जैसा रहे। तो वैसा हमारा भी टिफ़िन हम प्रिपेयर कर रहे हैं इंशाल्लाह वही सब। सब ठीक है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब आने वाले वक्तों में महानगर पालिका के औरंगाबाद के इलेक्शन है, अब ऐसा अगर हिस्सेदारी की बात आती है तो आप अगर एमआईएम के साथ मिलकर लड़ते हैं तो आपका बड़ा वजूद बन जाएगा यहाँ पर। तो क्यों ना कि आप ही थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि इंसाफ का तो ये तकाजा है कि भाई अगर ठीक है, अगर वो भी एक दूसरा तकाजा ये है कि आप भी आगे आ सकते हैं, अगर आप जाकर अगर बात करें वो तो मैं जवाब दे चुका हूँ कि इसके बावजूद भी अली जनाब बाड़ा साहब ने ही वीडियो अपील करके पहल भी की थी और वो पहल को भी रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन हम इंशाल्लाह औरंगाबाद में नतीजे कौन बोला नहीं आएंगे, बहुत बेहतरीन नतीजे आएंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी खुद यहाँ पर मुस्लिम तबके के अंदर काम कर रही है, मुस्लिम इश्यूज़ के ऊपर पूरे महाराष्ट्र में काम कौन कर रहा है? आप मुझे बताइए कि कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनने से पहले इलेक्शन में ये लोगों ने वादा किया था हम आरक्षण देंगे, और आरक्षण देने का वादा करने के बाद 2 साल गुजरने तक कोई सियासी पार्टी मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। 30 जून को अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ऐलान किया 5 जुलाई के अधिवेशन पर पहला मोर्चा मुस्लिम आरक्षण पर। 2019 के इलेक्शन के बाद अगर मुस्लिम आरक्षण के ऊपर पहला मोर्चा अगर किसी ने निकाला है तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी ने निकाला है। आज मुसलमानों के अक़ीदे का जो तहफ़्फ़ुज़ है या मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ में एक्शन लेने के लिए भी अगर किसी ने पहल की है तो 17 जून 2021 को अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक कानून का ड्राफ्ट बना कर दिया हुकूमत को, कहा कि जो भी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, ऐसे गुस्ताख को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने के लिए आज कोई कानून नहीं है। आज एक कानून ऐसा नहीं है जिसके तहत किसी को आप पीसीआर ले सको। आज 295 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज होता है जिसका पुलिस स्टेशन में बेल मिल जाता है। जब भीड़ जमती है, जब तनाव बनता है, तब वो भी अरेस्ट करते हैं, और वो भी भीड़ चली गई रात में छोड़ देते हैं घर पे उसको। तो हम चाहते हैं कि गुस्ताख रसूल की इतनी सख्त सज़ा हो, ऐसा कानून जिसकी 7 साल की सज़ा का प्रोविज़न हो, और उसको एक बार अरेस्ट हो गई तो महीनों तक बेल नहीं मिलनी चाहिए। एट्रोसिटी के जैसे कड़क कानून का ड्राफ्ट अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुख्यमंत्री को दिया, असेंबली में आमदार कपिल पाटिल ने उसको सबमिट किया हुआ है, और उसको लेकर हमने 5 जुलाई को मोर्चा निकाला। उसके अलावा हमने 2 महीने पहले औरंगाबाद के अंदर और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर बड़े एहतजाज किए, और आज की तारीख में भी हमने उसी बिल को लेकर और 5% रिजर्वेशन के साथ अन्य मांगों को लेकर काम किया है। हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि कोई पार्टी मुसलमानों के लिए लड़ेगी, हमारी जिम्मेदारी कबूल करके हम आगे बढ़ें और हम लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह आवाम को भी ये कदर होगी। आवाम लड़ने वालों की कदर करती है। कांग्रेस ने मुसलमानों को किनारे कर दिया था, मजलिस ने आवाज़ उठाई थी, मजलिस को मौके मिले, बल्दिया में भी मौके मिले, विधानसभा में भी मिले, पार्लियामेंट में भी मिले। हम भी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ भी आवाम आएगी, और वंचित खुद मुसलमानों को साथ लेकर मुस्तकबिल की सियासत में, जैसे हमने लोकसभा में रिजल्ट दिया, आने वाले हर चुनाव के अंदर हम मुसलमानों की नुमाइंदगी को इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। सर, मैं एक बार फिर यूपी चुनाव पे आ जाता हूँ, और सभी दावा कर रहे हैं, सबकी कोशिश है कि इक़्तिदार से मरकज़ के अंदर बीजेपी को दूर रखा जाए। तो क्या ये सर मुमकिन है सर कि कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, एमआईएम, या आप एक सेकुलरिज्म के नाम पर एक जगह आए क्योंकि हमें बीजेपी को दूर करना है? क्या मुमकिन है सर कि ये इत्तेहाद हो पाएगा एक देश की इस हित में? भाजपा को बड़ा कराने वाली भी तो कांग्रेस ही है, और उसी कांग्रेस को लेकर भाजपा को छोटे कैसे कर सकते हैं? भाजपा कांग्रेस की फेल पॉलिसी, सेक्युलरिज्म का ढकोसला, और कांग्रेस की खुद की जो मूल्य है, वैल्यूज़ है, उसको ही कांग्रेस ने कुचल दिया, इसलिए तो भाजपा बढ़ गई ना। और उन्होंने एक भाजपा की बढ़त को हथियार बनाया कांग्रेस ने। मुसलमानों को और संविधान प्रेमियों को भाजपा से डरा कर वोट लेने का इनको सिस्टम मिल गया, इसलिए कांग्रेस ने बीजेपी की बढ़त को नहीं रोका है। कौन सी पार्टी सही है? अगर कांग्रेस सही नहीं है, आप दूसरे पार्टियां, शिवसेना सही नहीं है, बीजेपी सही, तो पार्टी कौन सी? राष्ट्रवादी? देखो, बीजेपी और शिवसेना को आप सही मानते होंगे, मैं तो सही मानता ही नहीं, और मुझे भी उम्मीद है कि इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला कोई भी नागरिक सेना और भाजपा को तो सही मानता ही नहीं है। और कांग्रेस एनसीपी ने सेना बीजेपी को बड़ा बनाया है, तो इसीलिए विकल्प क्यों आए? क्यों वंचित बहुजन आघाड़ी की निर्मित करनी पड़ी? सभी वंचितों को क्यों लेना पड़ा? इनके काम करने के तरीके से सभी घटक धीरे धीरे सत्ता के बाहर फेंके गए। उन घटकों को फिर से सत्ता में लाने के लिए एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर
अम्बेडकर साहब ने आगे रहनुमाई के लिए कदम बढ़ाया और तमाम तबकों को जोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। सब जिस तरीके से आपने एक बार फिर इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन में आपने एक हाथ बढ़ाया था, पूर्व से आपने आपको उम्मीदवार नहीं दिया था औरंगाबाद शहर के अंदर, शायद आपको याद है सर इस बात, वहाँ पर आपने उम्मीदवारी नहीं देते हुए सर फिर क्या आखिर अब हम ये देखेंगे कि आने वाले वक्तों में आप ही फिर एक बार अपने आप को आगे बढ़ाकर जो है वो करेंगे कि आप आगे बढ़कर काम करेंगे सर आप? साहब मुझे एक बात बताइए, दोस्ती और मोहब्बत जो होती है ना, दो तरफा होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होती है। और आपने अभी इतनी बातें कही है, हर मामले में मैं आपको साबित कर रहा हूँ कि पहल हम नहीं की है। उसी तरह पूर्व में हमने कैंडिडेट नहीं दिया। अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को एक वादा किया था कि भाई हम आपके यहाँ पर सपोर्ट में रहेंगे, और युति टूट भी गई तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने अपने अल्फाज की कीमत को बरकरार रखा और उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया। मजलिस ने आज तक पहल की ऐसी। दोस्ती का बदला दोस्ती होना चाहिए, मोहब्बत का बदला मोहब्बत होना चाहिए, एक तरफा ताल्लुकात नहीं टिकते हैं। लेकिन साहब उसके अलावा कहीं ऐसा भी तो नहीं बोला गया ना कि भाई प्रकाश अंबेडकर साहब के बारे में हर वक्त जब भी असद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं वो अपने बड़े भाई तो वंचित ने किसी ने कहा क्या उनके बारे में? बैरिस्टर ओवैसी साहब के बारे में तो बड़े एहतराम से बात होती है। वंचित के कार्यकर्ता आज भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के यौम पैदाइश के ऊपर आप बढ़ चढ़कर पोस्ट लिखते हैं, तो उनका एहतराम कहीं कम नहीं किया हमने। तो आप उन्होंने एहतराम देते हैं, इसका मतलब हमने कभी उनके शान में गुस्ताखी थोड़ी की है। नहीं, आपने फिर की है, लेकिन सर तो फिर आपका सवाल ही गलत है, आधार ही गलत है। रिस्पेक्ट देने से पार्टियों के ताल्लुकात का क्या ताल्लुक है? की बात नहीं है, वो तो एक अपने अखलाक है कि हम किसी अच्छे आदमी के। ये भी तो देखा जाता है कि आप उसके अलावा आप शिवसेना के ऊपर आप निशाना दाद रहे हैं, बीजेपी को गलत बोल रहे हैं, है ही गलत हो, है ही गलत हो। सर फिर क्या आपको राष्ट्रवादी अच्छी लगती है? फिर राष्ट्रवादी से क्यों आप गठबंधन नहीं कर रहे? आज एनसीपी और कांग्रेस तो है कि एक ही माँ बेटे पिल्लू थे, वो उनके बारे में अलग करने के है ही नहीं, वो तो जोड़ी है उनकी। अच्छा, और ये दोनों जोड़ी ही नाकाम कर रही है ना। ये जोड़ी ने ही मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को सियासत से बाहर किया, उनको नौकरियों में बेरोजगारी। खुद उनके ही 70 साल की हुकूमत में क्या बदहाली है, उनके ही बनाए वाले सच्चर कमेटी ने पूरी रिपोर्ट दे दी ना, एक्सरे रिपोर्ट सामने ही है, कितना उन्होंने जुल्म किया हुआ है। उन्होंने जुल्म नहीं किया होता तो क्यों मुसलमानों को विकल्प ढूंढने पड़ते? ये कांग्रेस एनसीपी की नाकामयाबी है कि आज मुसलमान एक मुतबादिल की तरफ बढ़ रहा है। सर हम देख रहे हैं मुल्की सतह पर जिस तरह से एक हिंदुत्व का नारा लग रहे हैं, एक उनका दायरेकार बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है सर कि मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत जो हिंदू है वो हिंदुत्व की तरफ जा रही है, सेकुलरिज्म कमज़ोर हो रहा है? क्या आपको लगता है सर कि ऐसा हो रहा है? देखिए अब हो रहा है सर, इसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बताइए कि औरंगाबाद के अंदर कंटिन्यूसली लोकसभा की सीट चुन के आती थी और हम ये समझते थे कि हिंदू जो है वो एक होकर बीजेपी या सेना की सीट चुनकर लाता है, या सेना बीजेपी युति की सीट चुनकर लाता है। लेकिन एक बार हमने एक मुतबादिल खड़ा किया था। आप बताइए, इम्तियाज़ जलील साहब को हिंदुओं के वोट नहीं मिले? इम्तियाज़ जलील साहब को गैर मुस्लिम के वोट नहीं मिले? मिले हैं। क्यों मिले हैं? वंचित के साथ आने से मिले हैं। हम सही ताकतों के साथ नहीं जा रहे हैं। मुल्क के मुसलमानों को दो हिंदुओं में का फ़र्क जानना पड़ेगा। एक हिंदू है जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, लेकिन एक हिंदू ऐसा है जो यहाँ सेक्युलरिज्म टिकाना चाहता है, संविधान टिकाना चाहता है, भाईचारा टिकाना चाहता है। वो हिंदू इम्तियाज़ जलील को वोट कर सकता है अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के अपील पर। वो हिंदू आपके पास आके खड़ा रहने को तैयार है, आप उसके साथ जाने को तैयार नहीं हो। आपने तमाम हिंदुओं को एक जैसा मानकर किनारे लगा दिया। अरे अकेले के दम पर माइनॉरिटी और अक़लियतें अपने दम पर पार्लियामेंट और असेंबली की सीटें चुनकर नहीं ला सकती है। हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर ये आज भी हम नहीं समझेंगे, उन हिंदुओं को, उन ओबीसी को, उन एससी और एसटी को साथ नहीं लेंगे जो आपके साथ आने को तैयार है, आपको रहनुमा बनाने को तैयार है, आपको चुनकर लाने के लिए तैयार है, आपके साथ चुन के आने को तैयार है, आप उनके साथ क्यों नहीं जा रहे? हमारी गलती हो रही है। हमको आप थोड़े से एक ब्रॉडर सेंस में आकर काम करने की जरूरत है। जो औरंगाबाद का नतीजा था वो महाराष्ट्र में कम से कम 30 मुसलमान यहाँ से एमएलए बनकर चुनकर आ सकते हैं और कम से कम 4 से 5 एमपी महाराष्ट्र में चुन के आ सकते हैं। लेकिन वो सेक्युलर हिंदू के साथ हम जाने वाले हैं कि नहीं, ये सवाल आज हमको पूछना पड़ेगा। आपने कहा कि एक अकेला अपने वजूद नहीं खड़ा कर सकता। अब वंचित क्या आपको लगता है? वंचित अकेले है ही नहीं। वंचित अकेली कौम नहीं है। वंचित के अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर भी मुख्तलिफ जातियां हैं।
वो सारी जातियां वंचित के साथ है, शेड्यूल ट्राइब आदिवासी एक अलग आद्य धर्म है, वो साथ में, माइक्रो ओबीसी हमारे साथ में, धनगर हमारे साथ में, तो हम अकेला सवाल आप समझ नहीं रहे। आपका सवाल भाई अकेली कौम बोले ना आपने। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक अकेले के दम पर पार्टी नहीं चल सकती, अकेले समाज के दम पर, एक कौम के दम पर, वंचित बहुजन आघाड़ी एक कौम की पार्टी नहीं है, मुख्तलिफ कौमों की पार्टी है। वंचित इतनी बड़ी पार्टी है नहीं। क्यों नहीं है? मुस्लिम समाज की वोट की जब हम क्यों बात नहीं करते है? हैं, 42 लाख वोट लिए हमने, विधानसभा में भी हमने लाखों वोट लिए, 20-22 लाख के ऊपर वोट लिए हमने। मुस्लिम समाज की जब बात होती है तो वो एमआईएम की तरफ ध्यान जाता है। क्यों जाता है? लोग आपका जाता है, मीडिया लेकर जाती है, नहीं सर, आवाम नहीं ले जाती। मुझे बताइए, औरंगाबाद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेरुमदी के खिलाफ कानून हो या 5% का रिजर्वेशन हो, यहाँ पर किसान बाग का आंदोलन हो, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के मुसलमानों ने बड़ी तायद की हमको। आपने कवरेज किया है ना, कितनी सैकड़ों की तादाद में औरंगाबाद की आवाम उसके अंदर शिरकत करती है, आवाम वंचित के साथ भी खड़ी रह रही है। तो आपकी गलतफहमी है कि मुसलमान खुद वंचित के साथ खड़ा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि अगर एक अकेले के दम पर यह पार्टी नहीं चल सकती, सारे लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, या पार्टी को बढ़ाना अगर उस तरीके से सभी समाज तबकों को लेना पड़ेगा, तो हम ले रहे हैं ना मुसलमानों को साथ। सर एक बात फिर आकर सवाल वहीं पर आकर रुकता है कि क्या वंचित अपने दम पर अकेले इलेक्शन लड़कर उतना अपने आप को पावरफुल कर पाएगी? सर आपको किसी ना किसी के साथ जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल कर पाएगी। या फिर सर इसमें ये होगा, वंचित ने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया है, इसमें फिर बीजेपी को फायदा हो रहा है। बिल्कुल नहीं होता है। समझे कि आप सब मिलकर बीजेपी का फायदा कर रहे वही हैं। तो, ये सवाल कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते हो? आज तक कांग्रेस ने यहाँ विधानसभा लड़ाई थी, हर बार शिवसेना ही चुनकर आती थी, यहाँ हर बार कांग्रेस ने एमपी लड़ाई, हर बार सेना बीजेपी चुनकर आई थी। आपने कांग्रेस को क्यों सवाल नहीं पूछा? आप एक बार इलेक्शन नको लड़ो, यहाँ पे देखते हैं। हम कांग्रेस को आवाम ने नकारा, तब तो मुतबादिल खड़ा हुआ ना। आप सेना बीजेपी को कांग्रेस से नहीं हरा पाए थे, आप सेना बीजेपी को वंचित और मुसलमानों के इत्तेहाद से हरा पाए थे। इसलिए आप मुसलमानों को यह समझना है कि हमको किसी एक पार्टी की, कोई पार्टी के मुसलमान जो है बंदी हुई नहीं है। मुसलमान आज़ाद कौम है। मुसलमानों को जब लगेगा बीजेपी को हराने के लिए एक बड़ी ताकत अगर मुसलमानों से जुड़ती है, वहाँ मुसलमानों ने उस ताकत से जुड़कर बीजेपी को हराना, सेना को हराने की प्रायोरिटी रखनी चाहिए। औरंगाबाद के मुसलमानों ने जो वंचित के साथ इत्तेहाद करके किया था, यही आप मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर लोग मुसलमानों की अक्सरियत जाए, वहाँ पर हमको एक दूसरी बड़ी ताकत है जो वंचित है, जो कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, उसको साथ में लेना पड़ेगा। यही फार्मूला है सक्सेस का आपके पास। लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ पर गढ़ बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी सीटें आए, महानगर पालिका में आपका वजूद यहाँ पर तैयार हो। सर यहाँ पर रेस में एमआईएम है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, बीजेपी है, कांग्रेस है, उसमें आप आपकी कैसी एक यहाँ पर अपना एक वजूद बना पाएंगे सर? क्योंकि पहली बार आप यहाँ से लड़ रहे हैं, वंचित पहली बार अपने मैदान में यहाँ पर उतर रही है, सपोर्ट में एमआईएम भी नहीं है, दूसरी दिगर पार्टियां भी नहीं है, आप गठबंधन भी आप किसी के साथ करना चाहते नहीं है अभी, तो फिर कैसे आप आपका वजूद बाकी रखेंगे फारूक साहब यहाँ पर? औरंगाबाद में क्या हो सकता है, ये लोकसभा के नतीजों ने आवाम को दिखा दिया है। हम उसी तर्ज पे वंचित और मुसलमान एक होंगे। हम एमआईएम पार्टी से क्यों जोड़ रहे हो आप? मुसलमानों की मक्तेदारी नहीं है ना। मजलिस जो है वो भारत के पूरे मुसलमानों की या पूरे मुसलमानों के अकेले मुसलमानों की पार्टी हो ही नहीं सकती ना। कहाँ पे मजलिस को कितना % वोट मिलता है, दिगर तबके में है कि नहीं है? तो आप अकेले क्यों एक पार्टी तक महदूद कर रहे हो कौम को? हमको ये कहना है कि कौम इक्वेशन देखेगी, कौम देखेगी कि कौन से प्रभाग के अंदर किसका बेस कितना है, वंचित का खुद का वोट बेस कितना है, और हमारा खुद का भी लीडरशिप यहाँ का जो है बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। आपने देखा है कि हमारे हर एहतजाज के अंदर आप नए नए चेहरे हमारे पास दिख रहे हैं, और आने वाले दौर में इंशाल्लाह आपको एक बहुत ही इनकलाबी बदल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छी लीडरशिप यहाँ पे औरंगाबाद में सामने आ रही है, वो खड़े रह रही है, और इंशाल्लाह आने वाले दौर में औरंगाबाद में एक मुकम्मल मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली एक मुकम्मल टीम भी आपको देखने को मिलेगी। और हम आवाम के साथ में, हम एमआईएम के साथ युति करेंगे नहीं करेंगे ये दो नेता ठहराएं, लेकिन हम यहाँ के मुसलमानों को वंचित के इत्तेहाद में लाने की हर कोशिश यहाँ पर इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। सर, हम जैसा यूपी में हम देख रहे हैं कि अभी जी साहब बहुत ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं, और उनकी रैली पश्चिम बंगाल में भी कर रहे थे। देखिए साहब, हजारों लाखों लोग भी आ रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एमआईएम की वजह में एंट्री हुई, तो क्या आपको लगता है प्रवक्ता के तौर पर कि वहाँ जाने के बाद सेकुलरिज्म मजबूत होगा, एक मुल्क में एक नुमाया तब्दीली देखने में आएंगी, या कमज़ोर होगा? देखिए, मुझे क्या लगता है कि यूपी के पॉलिटिक्स के ऊपर तो मैं बयान दे सकता हूँ, लेकिन यूपी में एमआईएम के मुस्तकबिल के ऊपर मैंने बात नहीं करनी चाहिए। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रवक्ता हूँ, मजलिस का प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि यूपी के पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए वहाँ के आवाम को, आप समाजवादी पार्टी वहाँ की कांग्रेस बनी बैठी है, उनको लगता है कि हम हैं तो आप बीजेपी को खाली हम ही हराएंगे और मुसलमान अपने आप हमारे पास आएंगे। तो समाजवादी पार्टी को इस गलतफहमी से बाहर आना चाहिए। अगर कांग्रेस भाजपा जैसी ताकतों को रोकना है तो समाजवादी पार्टी ने पुढ़ाकर आगे बढ़कर इन तमाम तबकों को साथ में लेना चाहिए। ये एक उम्मीद
पूरे मुल्क के मुसलमान भी समाजवादी से और वहाँ के सभी रीजनल पार्टियों से उम्मीद कर रहे हैं। साहब जैसे कि इमाम के ऊपर हमेशा एक धब्बा लगा रहता है कि बीजेपी की बी टीम उनको कहा जाता है, तो क्या आप आगे ना बढ़ के कि ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर भी आप बी टीम का एक लक़ब लगाना चाहते हैं, बीजेपी की बी टीम का? बोलता कौन है? धब्बा लगाते कौन है? कांग्रेस के लगाते हैं, कांग्रेस के लगाते हैं। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस जो अपनी दुकान चला रही थी, मुसलमानों को हक और इंसाफ न देते हुए अपने खुद के मफाद के लिए कांग्रेस और एनसीपी अपनी दुकानें चला रही थी, जब आवाम को बेदार करने का काम मुख्तलिफ पार्टियां सामने आके कर रही है, उनकी दुकान बंद होती नज़र आ रही है, तो फिर तकलीफ़ तो होगी ना यार उनको। आप चिमटी भी लोगे और उनको रोने का हक भी नहीं दोगे, तो कांग्रेस का रोना है बी टीम। अच्छा। लेकिन हम इससे पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे हैं कि ये तो काले कानून थे किसानों के, इसकी मिसाल ले लीजिए। इन काले कानून के खिलाफ में शरद पवार ने और कांग्रेस ने राज्यसभा में वॉकआउट नहीं किया होता तो ये 3 काले कानून पास नहीं होते, लेकिन इन्होंने वॉकआउट करके मदद की थी। अब वो काले कानून रद्द होने के बाद सबसे पहले कौन रोया? बीजेपी का नेता नहीं रोया, शरद पवार रोए आकर कि ये गलत हो गया, वो कानून में थोड़े से तरमीम करनी थी लेकिन उसको पूरी तरह से रिवोक करने का फैसला गलत है, ये शरद पवार रो रहे हैं आके। तो फिर शरद पवार और मोदी के जो ताल्लुकात है वो खुले हैं, तो बी टीम तो वो है, शरद पवार है, कांग्रेस है। क्योंकि राज्यसभा से जब एनआरसी सीए का बिल राज्यसभा में पास हो रहा था तो वहाँ पे तो मजलिस का तो कोई राज्यसभा में एमपी नहीं है, वंचित का भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे मोदी की मदद कौन की है? कांग्रेस राष्ट्रवादी ने वॉकआउट किया, इसलिए तादाद कम हो गई राज्यसभा में, इसलिए वो बिल पास कर पाए। तो खुली मोदी की, बीजेपी की, आरएसएस की बी टीम कांग्रेस एनसीपी है। तो अब वो बोलते हैं, अब आवाम को समझ में आ रहा है कि हमारे मसले उठाने में 2 साल से हुकूमत में आने के पहले मेजॉरिटी मुसलमानों का वोट कांग्रेस ने लिया है, एनसीपी नहीं लिया है। लेकिन हमको वादा किया इलेक्शन में कि हम पहले महीने अंदर, पहली मीटिंग के अंदर, पहले अधिवेशन के अंदर मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करेंगे, और 2 साल से ज़ायद वक्त बीतने के बाद भी नहीं कर रहे। तो आज उनके लिए कौन लड़ रहा है? मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए कौन लड़ रहा है? नबी के शान में गुस्ताखी के खिलाफ कानून के लिए कौन लड़ रहा है? मुसलमान बहुत, आज का मुसलमान बहुत जागरूक मुसलमान है, वो देख समझ के काम करता है, वो सेना बीजेपी को डरने वाला नहीं है, बेखौफ मुसलमान है। मुसलमान के पास खौफ है शिवसेना, खौफ है भाजपा, खौफ है कांग्रेस नहीं है, सिर्फ खौफ है खुदा है। सर ऐसा, अब ये मान लीजिए, अब ऐसा क्या इक़दाम होना चाहिए कि एमआईएम और वंचित पुरानी बातों को, पुरानी तलखी को भूलकर एक जगह आ जाए? आप क्या मतलब, ऐसा कौन से इक़दाम होना चाहिए अवीसी साहब की तरफ से, इम्तियाज़ साहब की तरफ से, या जो अपने प्रकाश अम्बेडकर साहब की तरफ से? ऐसे क्या बयानात आना चाहिए? ऐसे किस तरह से मीटिंग होना चाहिए? कौन से लोग इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि ये इत्तेहाद फिर एक बार दोबारा पूरी ताकत के साथ अब ये सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कि बेहतर इम्तियाज़ जलील साहब से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जितनी हथौड़ियाँ यानी सीटें मांगनी चाहिए वंचित के मीटिंग में, लेकिन सीटें मांगी जाती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो जितनी भी हथौड़ियाँ बैठी है उस ताले को, युति के ताले को तोड़ने के लिए, तो वही बेहतर जवाब भी दे सकते हैं कि भाई अब ये ताले को जोड़ने का काम कैसा करे, फिर से बंधन में लाने का काम कैसा करे। और मैं तो कह रहा हूँ ना कि वंचित और मजलिस की आवाम जानना चाहती है, एमआईएम के कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वंचित के कार्यकर्ता जानना है, वो मायने नहीं रखता, लेकिन औरंगाबाद की और महाराष्ट्र की आवाम जानना चाहती है कि युति क्यों टूटी, कैसे टूटी, उसके डॉक्यूमेंट के साथ में, उसके इवेंट के साथ में, वक्त के साथ में, तारीख के साथ में, हर एविडेंस के साथ में इम्तियाज़ जलील साहब खुलकर सामने आए और बात रखें। अगर वो एक मंच पे आना चाहते हैं तो मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं उनको कि आइए मंच पे और चलते एक गुफ्तगू करेंगे। एमपी साहब से वैसे भी आज तक मुलाकात नहीं हुई, इस बहाने एक मुलाकात कर लेंगे और गुफ्तगू कर लेंगे ऑन द कैमरा आपके सामने। इम्तियाज़ साहब के बार-बार इम्तियाज़ साहब का नाम आ रहा है, तो आप ही टॉपिक ला रहे हो। आप जब टॉपिक युति टूटने का लाओगे तो टॉपिक तो आएगा ना रियाज साहब। वो हाँ, अवीसी साहब एक दमखम रखते हैं, सुप्रीम लीडर है। प्रकाश अम्बेडकर साहब अपनी ताकत रखते हैं, ठीक है। इम्तियाज़ वो ऐसा भी तो हो सकता था कि प्रकाश अम्बेडकर साहब अवीसी साहब को बोलते साहब की है, आपके एमपी साहब को थोड़ा बोले ना बिहार में प्रकाश साहब ने खुद होके बोले ना कि जान दो जो महाराष्ट्र में नहीं हुआ बिहार में करेंगे बोल के। बड़े भाई ने बोले ना, छोटे भाई ने सुनना ना। अब छोटा भाई भी जाए तो वो दोनों भाइयों में छोड़ दो ना, वो दोनों भाई करेंगे, लेकिन हम इत्तेहाद समाज का कर सकते हैं। इस बहाने से वंचित के तमाम घटक और मुसलमान घटक ये 2 समाजों में दोस्ती कराएंगे, 2 समाज की इंशाल्लाह युति कराएंगे। आपके बोले का मकसद ये साहब कि ये वंचित का जो गठबंधन टूटा, इसका पूरा श्रेय जो इम्तियाज़ जलील साहब को जाता है, एक तरह का इस्लाम कहिए या आपका ख्याल कहिए। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो कहा कि वंचित ने तोड़ा है, तो मैं बैरिस्टर साहब को तो ये बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा वो दर्दनाक है, और उनके बगल में बैठे इम्तियाज़ साहब ने बोलना चाहिए था। नहीं अलहज बैरिस्टर साहब,
वो वैसा मत बोलो, वो कैसा टूटा मैं मेरे को मालूम है, ऐसा बोलना चाहिए। उन्होंने नहीं बोला है तो वो नहीं बोल रहे होंगे, तो फिर मुझे तो मेरे पार्टी को डिफेंड करना पड़ेगा, मेरी पार्टी की हकीकत तो सामने लानी पड़ेगी। लोग तो झूठ को डिफेंड करते हैं, मैं हक को ना करूं। और मुझे तो ये सिखा गया है मेरे दिन से कि हक के लिए लड़ते रहो, और मैं हक बात के ऊपर अटल हूँ, और मैं तो आमने सामने बैठने को तैयार हूँ उसमें। अच्छा सर, एक मेरा आखिरी सवाल ये आपसे, ये एक आखिरी सवाल है हमारा सर, क्या आखिर अगर आपकी नज़रों में राष्ट्रवादी सही नहीं है, आपकी नज़रों में कांग्रेस सही नहीं है, आपकी नज़र में शिवसेना सही नहीं है, आपकी नज़र में बीजेपी सही नहीं है, तो फिर सही कौन है आपकी नज़र में? तो आप जिसने कहते हैं सर कि मैं आपको कह रहा हूं कि पिछले 40 साल से महाराष्ट्र में औरंगाबाद में कोई मुस्लिम एमपी चुन के नहीं गया था। 20 साल से महाराष्ट्र में, अंतुले का एक एक्सेप्शन छोड़े तो 20-25 सालों में महाराष्ट्र से कोई एमपी चुन के नहीं गया था। 1.25 करोड़ से ज़ायद आबादी महाराष्ट्र में रहती है मुसलमानों की, बावजूद उसके हमारा एक नुमाइंदा पार्लियामेंट में नहीं था। जिस फार्मूला ने औरंगाबाद को एक महाराष्ट्र का एमपी देने का फार्मूला दिया है, वो फार्मूला ही सही विकल्प है कि तमाम वंचित घटक और मुसलमान इकट्ठे आ जाए और तमाम वंचित और मुसलमान एक हो जाएंगे। यही फार्मूला है। जैसे औरंगाबाद का एमपी चुन सकता है, तो इंशाल्लाह आने वाले दौर का महाराष्ट्र का सीएम भी चुनेगा और आने वाले दौर का मुल्क का पीएम भी चुनेगा। सर एक फिर दिमाग में एक और आया, कितनी सीटें? आखिरी था ना सवाल आप, तो कितने भी पूछो मैं तैयार हूँ। जी आखिरी, इसके बाद सवाल नहीं होगा सर। जी, अब महानगर पालिका में सर कितनी सीटें ला रहे हैं? मतलब कितनी सीटें लड़ा रहे हैं? सीटें आपकी आ रही है चुन के? आपको अब देखो, मैं तो नजूमी नहीं हूँ, मैं तो ज्योतिषी पंडित नहीं हूँ, और ना तो मेरे पास तोता है जो बोल देगा। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, कितनी सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनकर लाने के लिए तो सर दावा कर रही है कि हम महापौर ला रहे हैं। अब देखो, अब मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बोलता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी के सिवाय यहाँ पे कोई भी गठबंधन महापौर नहीं दे सकेगा। इतनी इंशाल्लाह तादाद हमारी रहेगी कि हमको साथ लिए बिना किसी को यहाँ का मेयर देना नहीं जमेगा। नहीं, मैं आंकड़ा नहीं बोलूंगा, आंकड़ों का खेल जो होता है मटका कहलाता है, और मैं जुए से बहुत परहेज करता हूँ। सर मेरे भी एक जमान में जहन में एक सवाल आया कि हमारे में सर्वे है, हम भी गली गली घूमते हैं, बस्ते बस्ते घूमते हैं। आज भी एक जनता की ख्वाहिश है, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, समाज हो, ये आप जैसा पहले एक जगह थी, इत्तेहाद था, एकता था, ये आप हो जाए। तो आप ऐसा कुछ तलखियाँ, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि कुछ तलखियाँ बुलाकर, पुरानी यादें बुलाकर कि चलिए जो हो गया तो सो गया, चलिए इमाम और वंचित हम गले मिल जाते हैं, फिर हम भाई भाई बन जाते हैं, या आपकी तरफ से एक बड़ापन, बड़ा दिल होके हम बड़ा दिल बोल के तमाम वंचित समाज अब बाहें फैलाकर तमाम अक़लियती मुसलमानों को कह रहा है कि सियासी पार्टियों के इत्तेहाद को किनारे रखो, आओ एक कौम बोलकर हम भाई बने, एक कौम, एक समाज बोलकर, एक घटक बोलकर हम भाईचारा लाएं, हम एक बनेंगे, एक ताकत बनेंगे तमाम पसमानदा तबके। मैं आखिरी में आपके सवाल को एक बेहतरीन जवाब देता हूं कि जब मक्का के ख़िलाफ़ की लड़ाई का मुआहदा हुआ, एग्रीमेंट हो गया था कि कोई लड़ाई नहीं होगी, तो आप मुझे बताइए उस बाद में, उस वक्फे में क्या किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबियों को कहा कि जितने भी आतराफ में पिछड़े तबके हैं, जितने भी पसमानदा लोग हैं, जितने भी आदिवासी कबीले हैं, जाओ और उनके हक़ की लड़ाई लड़ो। जब हम पसमानदा तबकों के साथ मिल गए, उनकी लड़ाइयाँ लड़ने लग गए, उनको साथ में लेने लग गए, तो तमाम पसमानदा तबके और तमाम मुसलमान जब एक साथ आ गए थे, तो उनका इतना बड़ा झुंड, इतनी बड़ी ताकत खड़ी हो गई कि मक्का को लड़े बगैर हमने फतेह किया। फतेह मक्का की यह तारीख़ है कि पसमानदा तबकों के साथ ईमान वाले खड़े हो जाएंगे तो वो इक़्तिदार में आएंगे, वो पावर में आएंगे, और इसलिए हमको पिछड़े तबकों के साथ जाना पड़ेगा। हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर भी अमल करना पड़ेगा, और हमको औरंगाबाद के फार्मूले को ध्यान में रखे तमाम समाज को जोड़ने का इत्तेहाद भी करना पड़ेगा। ये थे हमारे फारूक अहमद साहब, जो खुद एक रिपोर्टर भी रह चुके हैं। मुझे बड़े खुशी होती है, जो प्रवक्ता अगर अच्छे हो तो बड़ी अच्छे लगता है कि उन लोगों के साथ में बात करने के बाद में बड़ा मजा आता है। साफ अल्फाजों में बात कर ये चीज़ पता चली है फारूक अहमद साहब से कि क्या इमाम और वंचित का गठबंधन होना आज भी उतनी बड़ी बात नहीं है। गठबंधन होने के लिए वंचित कल भी तैयार थी, इनका कहना है। वंचित आज भी तैयार है और वंचित हमेशा तैयार रहेगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या शिवसेना हो या बीजेपी हो, इनका एक वादा किया गया था। तीनों सरकार जब मिलकर सरकार बना रहे थे, इन्होंने वादा किया था कि मुस्लिम को जल्द से जल्द ये लोग जो है आरक्षण देंगे। आखिर क्या वजह है कि उन लोगों ने आज तक मुस्लिम को आरक्षण नहीं दिया? अब प्रकाश अंबेडकर साहब ये हर वक्त ये कोशिश करते रह रहे हैं कि मुस्लिम को जल्द से जल्द जो है जितने जल्दी हो सके आरक्षण मिले। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई, उसके लिए एक लॉ पास किया जाए, उसके लिए फारूक अहमद साहब से बात हुई। पूरी बात करने के बाद में सबसे बड़ी बात ये पता चली कि
फारूक अहमद साहब का खुला चैलेंज है कि जब भी चाहे, जो चाहे, जहां चाहे आप तारीख फिक्स करें, उनके लिए बात करने के लिए तैयार रहेंगे, आगे आएंगे और वंचित की तरफ से अपना जो है पूरी तरह परचम लाने की कोशिश करेंगे।